नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली की मटियाला विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी गई है। उसमें से ही एक विधानसभा आती है मटियाला विधानसभा। अब मटियाला विधानसभा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने सुमेश शौकीन को टिकट दिया है। अब ये सुमेश शौकीन कौन है? ये सुमेश शौकीन पूर्व कांग्रेस से विधायक रहे हैं मटियाला विधानसभा से, और मटियाला विधानसभा के 2 बार के विधायक रहे गुलाब सिंह, यानी कि गुलाब सिंह यादव आपके। तो पता नहीं क्या रहा, कैसे रहा, या उनके कामकाज में कोई कमी रही या फिर क्षेत्र में सक्रियता कम रही, इसलिए गुलाब सिंह का टिकट काट दिया गया। और इस समय नया चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुमेश सिंह शौकीन, तो हमारे सामने मौजूद हैं। तो इनसे हम कुछ विधानसभा के बारे में भी जानेंगे और पार्टी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका ग्राउंड पोल न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको कवर करने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि सर क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? ये मटियाला विधानसभा की जनता की आवाज थी और हमें शौक है जनता की सेवा करने का। तो 11 साल का जो अरविंद केजरीवाल साहब का आम आदमी पार्टी का जो शासन रहा है उससे प्रेरित होकर और हम अपनी जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अच्छा सर, जैसे जनता की ही बात कर रहे हैं आप, तो जनता जैसे मैं क्षेत्र में कई दिनों से मैं भ्रमण कर रहा हूं, तो कई लोगों के साथ में वार्तालाप करना हो गया। तो मैं कई लोगों के बीच में यानी कि बातचीत जब मैं करने के दौरान हमें लोग बताते हैं कि सुमेश शौकीन कांग्रेस से निकलकर जब आम आदमी पार्टी के अंदर आए हैं तो कांग्रेस खोखला हो चुकी है। सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, इतना बड़ा समुंदर है। सुमेश शौकीन तो एक छोटा सा प्यादा था उसमें। मटियाला विधानसभा में भी नहीं कांग्रेसियों की कमी है और ना ही देश में कांग्रेसियों की कमी है। ये तो समय का उतार चढ़ाव है जो चलता रहता है। जो ऊपर गया है उसको नीचे आना निश्चित है। लेकिन सर, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनता के शब्द हैं कि सुमेश शौकीन मतलब कांग्रेस मटियाला विधानसभा के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? वो जनता का प्यार है, नहीं तो सुमेश शौकीन कोई ऐसी शख्सियत नहीं। हमने सिर्फ सत्ता में रहकर, जब मटियाला की जनता ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया तो उनके दिल से लगाकर काम किए थे और वही प्यार, वही काम, विकास, ईमानदारी, उनका निष्ठावान तरीके से पब्लिक के काम करना, यही उनका प्यार है। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। अदरवाइज बहुत पुरानी पार्टी। अच्छा सर, जैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि शायद अब मुझे जितनी, जहां तक मुझे नॉलेज है अब तक भारत की राजनीति की, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार ऐसा करके दिखा दिया कि इतने दिन पहले ही टिकट अनाउंस कर दी। हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है काम करने की, एक प्रेशर बिल्ड करने की दूसरी पार्टियों पर। अरविंद केजरीवाल साहब का जो मॉडल है, उनकी पार्टी का जो मॉडल है, वो इस तरीके से है कि इस बार घोषणा के माध्यम से उन्होंने 11 टिकटें कर दी। अदरवाइज जिसको लड़ाना होता था वो उनको पहले ही बता देते थे अनऑफिशियली कि आप जाकर अपने एरिया में जुट जाइए और इस स्टेप पर इस ये काम कीजिए। और जैसे हमने देखा है कांग्रेस में, भाजपा में भी ऐसा ही होता होगा कि पार्टी, बड़ी पार्टियां आखिर दिन तक टिकटें पे विवाद चलता रहता है और कैंडिडेट को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता और टिकट आने के बाद कैंडिडेट अपने तरीके से धुआंधार बैटिंग में लग जाता है। मैंने देखा इस पार्टी में कि ये पार्टी टिकट देने के बाद आपको ये भी बताती है कि आपको चुनाव कैंपेन अब ये करना है, इस जगह जाके ये करना है, इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में ये करना है, इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में ये करना है। और निरंतर उस पर मॉनिटर चलता है और
मॉनिटरिंग करते हैं, आदमी के ऊपर आदमी लगा के। मैं समझ पा रहा हूं कि कैसे जमीन तक और बूथ लेवल तक और जन जन तक ये पार्टी के लोग पहुंचे हुए हैं और काम करते हैं। अच्छा सर, यानी कि आप मटियाला विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कुछ अलग से कुछ लाना चाहते हैं मैनिफेस्टो में, और आप मटियाला विधानसभा के लिए क्या कुछ नया करना चाहते हैं? तो हमारी मटियाला विधानसभा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल 11 साल से दिल्ली में सरकार में काबिज है। उनकी पार्टी का जो नाम है वो आम आदमी पार्टी। इससे बिल्कुल एक सेगमेंट ऑफ आदमी जुड़ता है जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है, जो अपने आप को एक आम आदमी समझता है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया है और इन सत्ताधारी ताकतों से लड़ते हुए, जूझते हुए, जो आए दिन उनको तंग करती हैं दिल्ली की जनता की सेवा करने में, उन्होंने दिल्ली का बेटा भाई बनकर दिल्ली की सेवा करी। आए दिन वो डरा नहीं है वो आदमी। उसको आपने थप्पड़ भी पड़वा दिए, आपने उस पर हमले भी करवा दिए, आपने उसको जेल भी भेज दिया, लेकिन दिल्ली की जनता की सेवा के लिए उस आदमी ने अभी तक अपना कदम पीछे नहीं उठाया है और हटाएगा भी नहीं। तो दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है और सब कुछ सत्ताधारी ताकतें कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उन्होंने उसी को फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उन्होंने उसको ही अपना इलेक्शन कैंपेन बना दी। अब हम कर रहे हैं रेवड़ी पे चर्चा। हम गली गली जाकर उन माताओं, बहनों को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि रेवड़ी पे हम चर्चा करेंगे। और जो 6 रेवड़ियां बोलते हैं कि 6 फ्री की रेवड़ियां जो अरविंद जी देते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, उसके बाद फ्री आपकी बस सर्विस और फ्री तीर्थ यात्रा। और 7वीं एक स्कीम और है, फरिश्ता स्कीम, जो अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो आदमी बच के निकल जाता था कि यार मैं क्यों इसकी मदद करूं, क्योंकि अगर इसकी मदद करूंगा तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी और मेरे से 70 सवाल जवाब होंगे और मेरे को फंसा देती है। और आए दिन होता भी ऐसे ही था, इसलिए एक्सीडेंट हुए आदमी को हम छोड़ के चले जाते थे। इन्होंने ये फरिश्ता स्कीम शुरू करी, जो उस एक्सीडेंट हुए आदमी को जिसको जरूरत है उसकी फरिश्ते की तरह मदद करेगा, हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको 2000 रुपए भी देते हैं और उसकी कोई उस पे मतलब कोई पुलिस का और वो नहीं होता। तो ये फरिश्ता स्कीम है। और अब अरविंद केजरीवाल जी 6 रेवड़ियां जो दे रहे हैं, देने के बावजूद दिल्ली का बजट आज प्रॉफिट में है। बाकी मैं ये समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो आम लोगों की पार्टी है। वो अगर जनता को कुछ दे रहे हैं, अगर जनता से वोट लेते हैं तो जनता को वापस पे बैक भी कर रहे हैं, और पे बैक करने के बाद भी बजट फायदे में है। तो इसका मतलब ये सत्ताधारी ताकतें खामखा भ्रम फैलाती हैं कि क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं और ये आम आदमी के लिए हैं, ये किसी पूंजीपति के लिए नहीं है, किसी 2-4 लोगों के लिए काम नहीं करते जैसे सत्ताधारी ताकतें 2-4 लोगों के लिए काम करती है। मैं ये समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अब 7वीं रेवड़ी और लेके आ रहे हैं। उन्होंने अब घोषणा करी है कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी बहनें और माताएं हैं एक घर में, उनको हम 1000 रुपए महीना देने वाले हैं। उन्होंने कैबिनेट में ये पास कर दिया है और उसका अब कोशिश उनकी ये है कि इलेक्शन से पहले ये रेवड़ी आ जाए। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले नहीं आती तो इलेक्शन के बाद ये रेवड़ी आ रही है और दिल्ली की जनता उन जुमलों में नहीं फंसेगी जो पहले फंसी थी। एक बार 2014 में कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, सबके खाते में आएंगे। उसके बाद कहा था कि ये है। अब दिल्ली के मैनिफेस्टो में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे, 300 रुपए यूनिट देंगे और ये सब। तो दिल्ली की जनता उस बात को सुनने को राजी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो 11 साल उनका बेटा भाई बन के दिल्ली की जनता की सेवा करी है, वो उसकी बातों को भूल नहीं सकते। और ये जो 7वीं रेवड़ी आ रही है, जैसे ही इलेक्शन आएगा, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी, आप देखेंगे कि एक बार इतिहास बनाया था 95.6% ऑफ वोट शेयर देकर विधानसभा का, जब 67 आई थी। इस बार मुझे लगता है कि हम 100% से पास होंगे। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो बच्चों के नंबर आजकल तो 100 से भी ऊपर आने लग गए, कोई उनके जब प्रैक्टिकल से कुछ जुड़ जाते हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल साहब के नंबर 100 में से 100 आएंगे। और उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर कर दिया है
कि मैं कोई अपने परिवारवाद की राजनीति नहीं करता, कोई भाई भतीजे की राजनीति नहीं करता, मैंने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में कोई टिकट नहीं दी और ना मैं दूंगा। लेकिन 70 के 70 विधानसभाओं में कैंडिडेट है अरविंद केजरीवाल जी। सुमेश शौकीन यहां से कैंडिडेट नहीं है मटियाला से, यहां से कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने जिक्र किया, तो जैसे पोजीशन वाले, पक्ष वाले, जैसे आपको तो पता है कि शराब घोटाले के अंदर अंदर गए, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भाजपा वालों की चाल रही या फिर सच में ही ये घोटाला करके गए केजरीवाल? देखिए, आप किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं। आज आप मेरे पे कोई आरोप लगा दो, मैं आप पे कोई आरोप लगा दूं। ये जो जबान है, इससे आरोप लगाना बहुत आसान है। और आज अगर मैं आपसे तगड़ा हूं तो आपके साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो वो ही किया। अच्छा, वो यानी तगड़े कि थे, वो तगड़े थे, सत्ताधारी ताकतें तगड़ी थी, उन्होंने इनको जेल में डाला। इन्होंने सहारा लिया कानून का, और कानून के शीर्ष नेतृत्व से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से, वहां से इनको रिलीफ मिला। नीचे वाली कोर्ट में बेल मिली, फिर ऊपर चैलेंज हुई, ऊपर वाली कोर्ट से वो हुआ, और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, इंटरम बेल। आज कोई भी एक भी इल्जाम ये साबित नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल जी पे, कोई चार्जशीट में नहीं शामिल कर पाए। मेरा ख्याल 1000 प्लस पन्नों की चार्जशीट है, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाए कि यहाँ पर केजरीवाल साहब की खामियां हैं, गलतियां हैं, या ये है। तो आप अगर ताकतवर हैं और सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे बेल होने के बाद में तो अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए, तो फिर उसके बाद में उन्होंने चार्ज क्यों नहीं संभाला मुख्यमंत्री का? कोर्ट ने जो उसे बेल बॉन्ड में दिया है कि आप कोई सरकारी अधिकारी सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे, कोई सरकारी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं जब दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री बने रहना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सत्ता के लिए, पावर के लिए सत्ता में नहीं आया हूं, मैं दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आया। और अब दिल्ली की जनता के द्वारा चुने जाने के बाद ही मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं दिल्ली की जनता के पास जाऊंगा कि अब आपकी सेवा करने की अगर मुझे सजा ये मिलती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी पे टॉर्चर होगा, अरविंद केजरीवाल जी की पिटाई होगी, अरविंद केजरीवाल जी पे स्प्रिट फेंका जाएगा, तब भी मैं आप लोगों के जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, आपका बेटा भाई बन के दिल्ली की जनता के लिए अपनी जान की बाजी भी दे सकता हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा आपकी सेवा में। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि चलिए अरविंद केजरीवाल जैसे सरकार बना रहे हैं, जैसे आपको पता है कि भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम कई भाजपा के नेताओं से मुलाकात करके आए, तो उन्होंने भी कहा कि सरकार इस बार हम भी बना रहे हैं। ये तो चलिए इलेक्शन जब होने के बाद में अनाउंस होंगे जब की बातें हैं, पर लेकिन क्या लग रहा है कि जैसे भाजपा ने अभी झारखंड के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए और हरियाणा के इलेक्शन हुए, तो हरियाणा में इन्होंने एक मुद्दा बनाया कि जलेबी बटेगी, जैसे झारखंड में जैसे कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र इलेक्शन में कह दिया कि एक हैं तो सेफ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये भाजपा का क्या है कि अब जैसे दिल्ली इलेक्शन में कुछ नया भी ला सकते हैं ये, तो क्या लगता है कि जिनके कोई मुद्दे जैसे काम करते हैं ना, एक हैं तो सेफ हैं कह दिया, बटोगे तो कटोगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक चीज समझें कि जो सत्ताधारी ताकतें होती हैं, या जिसको पब्लिक इलेक्ट करके भेजे, वो किस लिए पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है? इलेक्ट करके इसलिए भेजा जाता है कि आप जिन लोगों ने चुन के भेजे हैं उनके मासेस के लिए काम कीजिए। आपने वादा किया कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं। आपने वादा किया 2 करोड़ नौकरियां आप देंगे, आज 14 साल हो गए, 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। युवाओं को नौकरियां कहां मिल रही हैं? आप भी इलाके में घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, आप बताइए आपके घर से कोई नौकरी, सरकारी नौकरी मिली हो? आज दिल्ली एक क्राइम कैपिटल बन गया है, दिल्ली का एक इतिहास है, दिल्ली वर्ल्ड, मतलब हिंदुस्तान की राजधानी है, वर्ल्ड में दिल्ली का नाम है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आए दिन आपके यहाँ पर गैंगस्टर गोलियां चला के जा रहे हैं, चिट्ठियां फेंक के जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, और
जो हमारे सत्ताधारी ताकतें हैं, उनके घर के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में क्राइम इतना ऊपर है। आप समझिए मेरी बात को कि अगर आज दिल्ली जो राज्य है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जो कैपिटल है, अगर वही सेफ नहीं है तो सत्ताधारी ताकतें क्या कर रही हैं, नौकरियों पे क्या कर रही हैं? आप बताइए कि सिर्फ बांटने की राजनीति के अलावा सत्ताधारी ताकतों के पास और क्या है? कभी हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस अदर्स करते हैं, महाराष्ट्र गए तो मराठा वर्सेस अदर्स करे, जब वहां पर देखा हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो वहां मराठा वर्सेस अदर्स किया, जब झारखंड गए तो देखा कि यहां पर हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो यहां पर आदिवासी गैर आदिवासी किया। लेकिन दिल्ली एक ऐसा कल्चर है जहां पर सब तरीके के लोग रहते हैं। दिल्ली में जो माइग्रेटेड लोग हैं वो सब समझदार लोग हैं। दिल्ली में इनका कोई पैतरा नहीं चलने वाला। और अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसने 11 साल दिल्ली का बेटा बनके दिल्ली की सेवा करी है, आम आवाम की सेवा करी है, वो दिल्ली की जनता उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बना रही। जी सर। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे भाजपा है, तो भाजपा ने, जैसे भाजपा कहती है कि अपोजिशन वालों को राम मंदिर का मंदिर बनने से खुशी नहीं होती, तो क्या ऐसी सही बात है क्या सर कि आप लोगों को खुशी नहीं होती है कि राम मंदिर देश में बना है? तो ये तो अच्छी बात है, धर्म तो सभी का है। बिल्कुल, मेरे से बड़ा हिंदू कोई है नहीं, सुमेश शौकीन से बड़ा हिंदू कोई है नहीं। 30 साल से मैं सावन के महीने में कावड़ जो पैदल लेके आते हैं हरिद्वार, मैं रुड़की से 20 किलोमीटर पहले गुरुकुल नारसन में 1 एकड़ जगह अपनी खरीद कर वहां पर दिल्ली से लेके 200 हलवाई लेके जाता हूं और 24 घंटे भंडारा चलाता हूं 30 साल से। और 15 दिन वहां पर करता हूं सेवा और 15 दिन करता हूं वृंदावन में सेवा, संत सेवा। बहुत सारे मेरे इलाके के लोग जानते हैं और जाते हैं। गौशालाओं में हमारा इन कैश इन काइंड जाता है। हर मंदिर में कोई ऐसा इलाके का मंदिर नहीं है जहां पर हमारे पिताजी ने अपने नाम से डोनेशन या गांव के नाम से डोनेशन नहीं दे रखा। तो मेरे से बड़ा हिंदू कोई नहीं। राम मंदिर में भी जब हमने राम मंदिर बनने की बात थी वहां पर भी डोनेशन दिया। राम मंदिर जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उसके 2 दिन बाद तुलसी वन में हमने 1 महीना जाकर वहां पर लोगों को, जो श्रद्धालु आ रहे थे, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था करी, चाय की व्यवस्था करी और 1 महीना हम वहीं पर रहते थे। तो मेरे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। लेकिन हम बांटने की राजनीति नहीं करते। मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूं, लेकिन मेरे को परहेज नहीं है मस्जिद में जाने का। मैं मस्जिद भी चला जाता हूं अगर मेरे को कोई बुलाए तो। मैं चर्च भी चला जाता हूं कोई मुझे बुलाए तो। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं। मोदी जी भी जाते हैं। मोदी जी भी जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन चुनावी रैलियों में कुछ बातें हैं, लेकिन वो भी जाते हैं। चुनावी रैलियों में अब जो बातें करते हैं तो उसका तो देखो आप सब जानते हैं, कटेंगे बटेंगे एक रहेंगे से, ये सब मैं समझता, ये सब मैं मानता नहीं। सत्ताधारी ताकतों को हिंदुस्तान के विकास के लिए काम करना चाहिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए काम करना चाहिए, नौजवान के लिए काम करना चाहिए। चलिए सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि मटियाला विधानसभा के लिए आप ऐसा क्या नया करेंगे विधायक बनने के बाद में कि चलिए आप विधायक बन भी जाते हैं, तो क्या मटियाला विधानसभा की जनता से वादा करना चाहेंगे कि मैं विधायक बना तो सुमेश शौकीन ये करेगा? मटियाला विधानसभा की जनता से वादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मटियाला विधानसभा की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा है। हमने जो काम किए थे वो आज भी सराहनीय है। जहां पानी नहीं आता था मनसाराम पार्क में, हमने पानी की पाइपलाइन का इतना मोटा पाइप डाल के, और 2013 में जब हम इलेक्शन में गए थे, जब हमने ये कहा था कि अगर तीसरी मंजिल पर बिगर मोटर पानी ना आए तो मुझे वोट मत देना, और लोगों ने ठोक के वोट दी थी। दुर्भाग्य है, हम हार गए, वो कोई बात नहीं। विकास के कार्य आज जैन कॉलोनी में था, मैं कहते थे भाई साहब आप ही ने रोड बनाए थे, उसके बाद रोड नहीं बना। तो हमारे पास हर जगह, अर्जुन पार्क में आप जाइए, नंगली विहार में आप जाइए, जहाँ 4-4 फुट गड्ढे होते थे, वहां हमने प्रेस के रोड बनाए, आरएमसी के रोड बनाए, जो आज तक चल रहे हैं, क्योंकि हमने किसी से कमीशन तो लिया नहीं। अब जो कमीशन नहीं लिया तो सीमेंट भी पूरी लगी, सीमेंट पूरी लगी तो रोड आज तक चल रहे हैं। वो विकास के कार्यों को लोग आज पहचानते हैं। गोला डेयरी का पुल, यहाँ पर 2-2 घंटे जाम लगता था, हमने द्वारका से गोला डेयरी को जोड़ने का काम किया। आदरणीय शीला दीक्षित जी को इधर लेके आए और हजारों की तादाद में लोग उनका धन्यवाद करने के लिए तैयार थे। गोला गांव तक अगर ये डबल रोड बनाया तो हमने बनाया। तो हमने अनगिनत काम किए हैं। तो इसलिए मटियाला विधानसभा की जनता को ये बताने की जरूरत नहीं कि सुमेश शौकीन को जिताओगे तो काम होंगे।
जहां पर हमने काम छोड़े थे वहां से आगे नहीं बढ़े। जैसे हमने गोला डेयरी में, कुतुब विहार में एक स्कूल की जमीन की बाउंड्री करा के स्कूल को हैंड ओवर करी थी, प्राइमरी स्कूल, मतलब उसको सीनियर से सर्वोदय विद्यालय को। आज तक वो बाउंड्री ही है, बिल्डिंग नहीं बनी। अब हम आ गए हैं, दोबारा आएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। यूजीआर बनाया द्वारका के लिए, 800 करोड़ रुपए की लागत से हमने पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बनाया, यूजीआर बनाया, उसका फीडर बनाया। अब वो चला है। आज लाखों रुपए का पानी का बिल आता था सोसाइटी में, वो नहीं आ रहा है। ये काम हमने किया है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस का एक गठन हुआ, तो क्या और असेंबली इलेक्शन में भी, दिल्ली चुनावों में भी गठबंधन रहेगा या फिर सब अलग अलग ही लड़ेंगे? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें। सुमेश शौकीन एक बहुत छोटा इंसान है, इस बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।